यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। प्रिया राठौर आदित्य की निर्भीक नजरों को अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह कुर्सी से उठकर पीछे चली गई, सीधा दरवाजे तक। आदित्य ने असहजता से नजरें फेर लीं और ऊब के मारे उत्तर पुस्तिका को देखने लगा। प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं थे, सिर्फ एक तरफ ही थे, लेकिन सारे निबंध आधारित थे। अधिकतर प्रश्न विभिन्न जनसंपर्क संकटों से निपटने के उपायों पर थे। आदित्य को उनके मानक उत्तर जरूर पता थे, लेकिन उसके मन में कुछ और ही था। उसने हर उत्तर के नीचे सिर्फ एक ही शब्द लिखा, लड़ो। जो कोई भी अंधेरी दुनिया से गुजरा हो, उसे पता है कि हर नियम की बुनियाद सिर्फ एक होती है, ताकत। जब तुम्हारे पास ताकत होती है, तो तुम गलत होकर भी सही होते हो, और जब नहीं होती, तो सही होकर भी गलत। असल में, यही है इस दुनिया का असली कानून। कुछ ही समय में आदित्य अंतिम प्रश्न तक पहुंच गया, जो थोड़ा अलग था। बेल ग्रुप का विभिन्न भाषाओं में संक्षिप्त परिचय देना था। ये देखकर आदित्य मुस्कुरा उठा। बेल ग्रुप की महत्वाकांक्षा बड़ी लग रही थी, शायद अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतरने की तैयारी थी। स्वाभाविक रूप से, इस प्रश्न के उत्तर में लड़ो नहीं लिखा जा सकता था, नहीं तो वह पागल लगता। कुछ सोचकर आदित्य ने जवाब लिखना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उसे एक दिक्कत का सामना करना पड़ा। पेज के नीचे की जगह बहुत कम बची थी। वह सिर्फ एक दर्जन भाषाओं में ही परिचय दे पाया था कि जगह खत्म हो गई। उसे मजबूरन पन्ना पलटना पड़ा और पीछे सर्र सर्र करते हुए लिखना शुरू कर दिया, और कुछ ही देर में पूरी जगह भर गई। उसने मोबाइल निकाला, आधा घंटा बीत चुका था। वह उठकर पीछे गया और उत्तर पत्रिका प्रिया राठौड़ के सामने रख दी। अब जा सकता हूं, है ना? आदित्य ने प्रिया के ऊपरी बदन की ओर एक क्षण देखा और मुस्कुराया। उसकी निगाह देखकर प्रिया गुस्से से बोली, दफा हो जाओ। जैसे ही आदित्य दरवाजा खोलकर जाने को हुआ, उसने अचानक पलटकर प्रिया के कान के पास फूंक मारी और धीमे से कहा, डायरेक्टर प्रिया, आपकी ब्रा काफी छोटी है। ज्यादा देर पहनो तो विकास में बाधा आ सकती है। फिर जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आई, धड़ाम। बदतमीज, नीच। प्रिया कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर होश आया तो उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल था। बाकी उम्मीदवार उसकी चिल्लाहट से चौंक गए और सभी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। प्रिया ने झेंपते हुए कठोर आवाज में कहा, क्या देख रहे हो? लिखो अपने पेपर। इधर आदित्य बेल बिल्डिंग के बगल वाले एक छोटे से कमरे में ड्राइवर की पोस्ट के इंटरव्यू के लिए चला गया। यहाँ का माहौल ज्यादा औपचारिक नहीं था। थोड़ी सी बातचीत और एक टेस्ट ड्राइव के बाद प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। हालांकि उसका ध्यान केंद्र दंतियंत्र नष्ट हो चुका था, लेकिन बाकी क्षमताएं अब भी वैसी ही थीं। इसलिए ड्राइवर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू पास करना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, कल सुबह 8 बजे से ड्यूटी शुरू है। समय पर पहुंचना। बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए आदित्य ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, तो ये है आम जिंदगी की शुरुआत। इतनी बुरी भी नहीं लगती। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए यूं ही सड़कों पर घूमने लगा। डॉट 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 उधर बेल ग्रुप के एक ऑफिस में प्रिया राठौर उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं ध्यान से देख रही थी। कभी उसकी भवें हल्की सी सिकुड़ती, कभी हल्की सी मुस्कान आ जाती। कुछ प्रतिभाशाली लोग जरूर थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो मन को पूरी तरह से मोह ले। दरअसल, इस बार पीआर डायरेक्टर के चयन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल था बेल ग्रुप का बहुभाषीय परिचय, क्योंकि कंपनी का अगला लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय विस्तार था। अब तक देखी गई उत्तर पुस्तिकाओं में ज्यादातर में केवल 4-5 भाषाओं में उत्तर थे, जिनमें मुख्य रूप से चीनी और अंग्रेजी के अलावा कोरियन, फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश और जर्मन जैसी सामान्य भाषाएं थीं। एक और पेपर उठाते हुए जब प्रिया की नजर उस पर पड़ी, तो उसकी आंखों में गुस्से की चमक उभर आई। हर सवाल के नीचे मोटे अक्षरों में एक ही शब्द लिखा था, लड़ो। कौन कमीना है ये? जनसंपर्क अगर सिर्फ लड़ने से हो जाए, तो गुंडे ही रख लें कंपनी में। लेकिन जैसे ही वह पेपर फेंकने ही वाली थी, उसकी नजर आखिरी सवाल पर पड़ी। वहां बाकी सवालों से बिल्कुल अलग सफ़े पर छोटी छोटी लिपियों में इतने भाषाओं में उत्तर लिखा हुआ था कि वह स्तब्ध रह गई।
उसने पढ़ना शुरू किया। कुछ भाषाएं वह पहचान गई, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, जापानी, और उनमें लिखा परिचय भी बिल्कुल सही और प्रभावशाली था। ये आदमी है कौन? उसे यकीन नहीं हुआ, इतना व्यापक भाषा ज्ञान किसी सामान्य इंसान का काम नहीं हो सकता। उसे तुरंत ये कागज अलग रख दिया और कंप्यूटर खोलकर बाकी भाषाओं की पहचान करने लगी। समय बीतता गया और प्रिया की आंखों की हैरानी और गहराती गई। अंग्रेजी, अरबी, हिंदी, मंगोलियाई और यहाँ तक कि मैसेडोनियन, माओरी और जॉर्जियन तक। इतने में खिड़की से हवा चली और उत्तर पत्रिका जमीन पर गिर गई। प्रिया झटपट उठी और जब उसे उठाने लगी तो उसके होश उड़ गए। कागज का पिछला हिस्सा पूरी तरह भरा हुआ था, एक भी कोना खाली नहीं। उसने गिनती की, करीब 150 भाषाओं में लिखा था। मुझे इस आदमी को फौरन ढूंढना होगा। लेकिन जब उसने नाम वाला हिस्सा देखा, वो खाली था। कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। तभी उसे याद आया, ये पेपर सबसे पहले जमा हुआ था। उसके जहन में एक चेहरा कौंध गया, आदित्य। तो ये सब तुम थे? इस बात की जानकारी चेयरमैन को जरूर देनी होगी। रिया कुछ देर सोचती रही, फिर उठकर चेयरमैन के ऑफिस की ओर बढ़ गई। चेयरमैन प्रिया, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जैसे ही रिया ने चेयरमैन के ऑफिस का भारी दरवाजा खोला, उसने एक बेहद खूबसूरत महिला को बाहर निकलते हुए देखा। अगर आदित्य उस महिला को देखता, तो जरूर चौंक जाता, क्योंकि वह उसकी पत्नी थी। नाम के लिए ही सही, लेकिन पत्नी थी प्रिया। प्रिया, तुम हो? चलो इस बारे में कल बात करते हैं। आज मेरी माँ का जन्मदिन है और मुझे जल्दी पहुंचना है, वरना देर हो जाएगी। प्रिया मुस्कुरा कर बोली और हवा की तरह बाहर निकल गई। रिया बस खड़ी रह गई और उसे उस आदमी की बात याद आने लगी जिसने कहा था कि उसका कप साइज छोटा है। आदित्य आधा दिन सड़कों पर भटकता रहा था। जब उसने समय देखा तो शाम के 5 बज चुके थे। वह ग्रैंड एरा कोर्ट की ओर मुड़ गया, उसे प्रिया के साथ पुराने घर पर रात के खाने में शामिल होना था। वह जैसे ही घर के पास पहुंचा, एक BMW 7 सीरीज उसके पीछे आकर रुकी और विला के बाहर पार्क हो गई। ये साफ था कि प्रिया लौट चुकी थी। दोनों एक के पीछे एक घर में दाखिल हुए। प्रिया सीधी ऊपर चली गई, जबकि आदित्य सोफे पर बैठ गया, एक सिगरेट जलाए और आराम से कश लेने लगा। टप टप टप। कुछ मिनट बाद सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। आदित्य ने सिर उठाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। प्रिया उस पल में बेहद सुंदर लग रही थी। आदित्य का दिल आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन इस बार वह भी दंग रह गया। हल्का सा मेकअप, रेशमी काले बाल जो एक तरफ बेतरतीब से पड़े थे, प्रिया की खूबसूरती और भी निखर गई थी। आदित्य कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया। जब प्रिया ने उसे यूं घूरते देखा, तो उसे गुस्सा भी आया और थोड़ी झिझक भी हुई। शायद पहली बार यह आदमी उसे ऐसे देख रहा था। उसके दिल में कुछ हलचल सी हुई, लेकिन उसने तुरंत चेहरा सख्त कर लिया। तुमने अब तक कपड़े क्यों नहीं बदले? क्या सच में मेरी माँ के जन्मदिन पर ऐसे ही जाने का इरादा है? प्रिया ने जब आदित्य को पुरानी टी शर्ट, ढीले शॉर्ट्स और चप्पल में देखा, तो उसका गुस्सा भड़क उठा। क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? आरामदायक और आसान हैं। आदित्य ने धुएं का एक गोला बनाते हुए कहा। उसकी पत्नी हर मामले में ठीक थी, लेकिन उसका बर्फ जैसा ठंडा मिजाज उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ये मेरी माँ का जन्मदिन है। क्या तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं कि कम से कम ठीक से तैयार हो जाओ? प्रिया ने गुस्से को काबू करते हुए ठंडे स्वर में कहा। परिवार के बीच ही तो है, इतना दिखावा क्यों करना? और इज्जत कपड़ों से नहीं, नियत से होती है। आदित्य ने बेमन से जवाब दिया। प्रिया चिढ़ गई थी, लेकिन उनके बीच की दूरी ऐसी थी कि वह जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। और वैसे भी, ये बस एक पारिवारिक आयोजन था, कोई भव्य पार्टी नहीं। प्रिया ने मन ही मन सोचा, छोड़ो, कुछ कहकर कोई फायदा नहीं। चलो। प्रिया पहले बाहर निकल गई, और आदित्य धीरे से उठकर उसके पीछे चल पड़ा। BMW शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन कार के भीतर का माहौल बेहद ठंडा था, क्योंकि प्रिया खुद चुप और सख्त थी। आज माँ का 50वां जन्मदिन है। ज्यादातर परिवार वाले वहां होंगे। तो ध्यान रखना कि कैसे बोलते हो और कैसे बर्ताव करते हो। कोई बदतमीजी मत करना। पुराने घर के पास पहुंचते पहुंचते प्रिया ने आदित्य से कहा। ठीक है, आज मैं एक आदर्श पति और आदर्श दामाद बनकर रहूंगा। आदित्य ने लापरवाही से जवाब दिया। उसे प्रिया के घर वालों की कोई परवाह नहीं थी। कभी जो अंडरवर्ल्ड का राजा था, उसके लिए ये सब लोग बस धूल थे। प्रिया ने आदर्श पति और दामाद शब्दों पर भौहें सिकोड़ ली, शायद अब भी इन शब्दों की आदत नहीं हुई थी।
वह एक झलक आदित्य की ओर देखने लगी। वह चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा ही दिख रहा था, लेकिन उसी आधे चेहरे ने उसे कुछ पल के लिए रोक लिया। क्या बात थी उस प्रोफाइल में, जो गहराई से भरा था, जो ना समझ में आता था, फिर भी आकर्षक था। आदित्य ने उसकी नजरें महसूस की और उसकी तरफ देखकर सामान्य भाव से मुस्कुराया। प्रिया ने तुरंत नजरें फेर लीं और फिर गाड़ी चलाने में ध्यान लगाने लगी। उसने मन ही मन सोचा, ये जो मैंने महसूस किया, ये बस एक वहम था और कुछ नहीं। कुछ ही देर में वे पुराने घर पहुंच गए। प्रिया ने गाड़ी आंगन के पास रोकी और दोनों साथ साथ घर की तरफ बढ़े। लेकिन आंगन में दाखिल होने से पहले प्रिया ने अचानक आदित्य का हाथ पकड़ लिया। आदित्य चौंक गया, यह क्या? क्या उसकी आकर्षण इतनी तेज हो गई थी कि बर्फ सी ठंडी प्रिया खुद उसकी बाहों में आ रही थी? प्रिया ने उसकी सोच पढ़ ली और हल्के से बोली, बस चाहती हूँ कि माँ और दादाजी को चिंता ना हो। प्रिया की बात सुनकर आदित्य सब समझ गया। कागजों पर ही सही, वे पति पत्नी थे और जो लोग प्रिया से प्यार करते थे, वे चाहते थे कि वह खुश रहे। अगर वह आदित्य से दूर रहती, तो माँ और दादाजी को चिंता होती। प्रिया का ये व्यवहार बस अपने परिवार की चिंता से जुड़ा था और पहली बार आदित्य ने उसे ध्यान से देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। इस ठंडी सी दिखने वाली महिला के भीतर भी एक समझदार और संवेदनशील दिल था। लेकिन एक पुरुष होकर, वह चाहता था कि पहल वही करे। उसने धीरे से प्रिया का हाथ छुड़ाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया कांप गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य उसे अचानक यूं पकड़ेगा। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन आदित्य की पकड़ किसी चट्टान की तरह मजबूत थी। अगर नाटक कर ही रहे हो, तो ठीक से करो। देख रहे हैं लोग, आदित्य ने धीरे से उसके कान में कहा। अब तक वे दोनों आंगन में दाखिल हो चुके थे और कुछ नौकर चाकर उन्हें देखकर ठिठक गए। उनके बीच की नजदीकी देख सभी चकित थे। प्रिया ने ये सब देख लिया और खुद को आदित्य की बाहों में छोड़ दिया। कौन है तू, जो मेरी बहन को बाहों में भर रहा है? उसी वक्त एक घमंडी आवाज गूंजी। एक युवक, जिसने लीवाइस की जीन्स और काले भूरे रंग की जैकेट पहनी थी, आदित्य के सामने आ खड़ा हुआ। आदित्य ने सामने खड़े उस गुस्सैल युवक को देखा और हल्की मुस्कान के साथ प्रिया की ओर देखा। ये मेरा छोटा भाई है, विवेक, प्रिया ने कुछ असहाय स्वर में कहा, फिर गंभीर होकर उस युवक की ओर मुड़ी। तो तुम्हें याद आ गया लौटना? माँ का 50वां जन्मदिन है, भला कैसे नहीं आता? विवेक ने जवाब दिया और फिर आदित्य को उपेक्षा से देखते हुए बोला, और तू कौन है, जो मेरी बहन को यूं बाहों में भर रहा है? विवेक को पता था कि यह वही बहनोई है जिसकी चर्चा घर में होती रही थी, लेकिन उसने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। उसकी बहन, जो ना सिर्फ स्वाभाविक रूप से सुंदर थी बल्कि पूरी साउथ सिटी में सबसे खूबसूरत मानी जाती थी, जो पूरे अग्रवाल परिवार की संपत्ति की मालिक थी, ऐसे में कोई अनजाना और साधारण दिखने वाला लड़का उसके लायक कैसे हो सकता था? विवेक को इस शादी की सच्चाई कल ही पता चली थी जब वह घर लौटा था। दादाजी के आदेश पर यह बात उससे छिपाई गई थी, क्योंकि सब जानते थे कि उसका मिजाज कैसा है। अगर पहले ही जान जाता, तो शायद सब कुछ बिगाड़ देता। लेकिन माँ के जन्मदिन पर तो वह लौटता ही, इसलिए दादाजी ने खुद उसे बुलाकर सच्चाई बताई। सुनते ही विवेक गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन दादाजी के सामने चुप रह गया। आज वह पूरे दिन आंगन में इसी इंतजार में था कि देखे तो सही, कौन है वो लड़का जो उसकी बहन का पति बना है। जब देखा, तो और भी निराशा हुई। पुरानी टी शर्ट, ढीले ढाले हाफ पैंट और चप्पल में वो किसी प्रवासी मजदूर से कम नहीं लग रहा था। ये तो जैसे गुलाब के फूल में कीचड़ डाल दिया गया हो। आदित्य ने उसकी नजरों को ताड़ लिया और एक शरारती मुस्कान के साथ अचानक प्रिया के गाल पर एक हल्का सा चुंबन दे दिया। अब भी पूछना बाकी है क्या? आदित्य ने एक किनारी नजर से विवेक की ओर देखा। साले हरामी! विवेक भड़क उठा और गुस्से में आदित्य पर मुक्का चला दिया। विवेक की कदकाठी मजबूत थी, बचपन से ताइक्वांडो सीख रहा था, उसका मुक्का वाकई जानदार था। आसपास मौजूद नौकर नौकरानियां सांसें रोककर देखने लगे, मानो आदित्य अभी जमीन पर गिर पड़ेगा। लेकिन आदित्य ने उसकी ओर आते मुके को देखकर भी कोई चिंता नहीं दिखाई। उसकी नज़र में ये बस बच्चों की हरकत थी। भले ही उसकी ऊर्जा केंद्र दांतियन कमजोर हो गई थी, लेकिन उसके युद्ध कौशल और पकड़ की क्षमता पहले जैसी ही थी। दुनिया में ऐसे 3 लोग भी नहीं थे जो सिर्फ तकनीक के बल पर उसे हरा सकते। वो बिना ऊर्जा के भी एक प्रशिक्षित योद्धा से बेहतर था। रुको! तभी 2 आवाजें एक साथ गूंजीं। एक आवाज घर से बाहर आते एक बुजुर्ग की थी और दूसरी प्रिया की।
प्रिया अभी अभी आदित्य के उस अचानक चुंबन से हक्की बक्की थी, और जब होश आया तो देखा कि विवेक आदित्य पर मुक्का चला चुका था। उसे अपने भाई की ताकत का पता था। वहीं दूसरी ओर अग्रवाल परिवार के मुखिया यानी दादाजी बाहर निकलते हुए ये दृश्य देखकर गुस्से में गरजे। दादाजी की आवाज सुनते ही विवेक ने अपना मुक्का खींच लिया, लेकिन अब भी उसकी आंखों में चिंगारी थी। विवेक, ये है तुम्हारी तमीज? अपने बहनोई पर हाथ उठाओगे? दादाजी ने सख्त लहजे में कहा। दशकों तक पूरे परिवार को संभालने वाले दादाजी की उपस्थिति में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, और विवेक भी नहीं। दादाजी, ये आदमी मेरी बहन के लायक नहीं है, विवेक ने गुस्से में कहा। औरों की मत सोचो, खुद को देखो। उम्र बीत गई और अब तक कोई ठिकाना नहीं है, दादाजी ने डांटा, फिर आदित्य और प्रिया की ओर मुस्कुराते हुए बढ़े। आदित्य, प्रिया, आ गए तुम लोग। बहुत अच्छा। दादाजी, तबीयत कैसी है अब? आदित्य ने शिष्टता से पूछा। तुमने जो मालिश के तरीके बताए थे, वो करता रहा, अब तो लगता है 20 साल और जी लूंगा। दादाजी हंसते हुए बोले। प्रिया हैरान रह गई। उसे आदित्य की इस बात का पता ही नहीं था कि वो उसके दादाजी को इलाज के तरीके बता चुका था। लेकिन जब दादाजी की सेहत को देखकर लगा कि वो वाकई बेहतर हैं, तो मन में हलचल सी हुई, आखिर क्यों दादाजी ने इतने अच्छे लड़के के लिए जिद की। चलो, अब बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो, सब मिलने को बेताब हैं, दादाजी ने कहा। वे जब अंदर जा रहे थे, तो विवेक दांत पीसते हुए बोला, आज तो बच गया। शुक्र मना, बाह सलामत है, आदित्य ने शांत भाव से कहा। अग्रवाल परिवार के पुराने बंगले का ड्राइंग रूम काफी बड़ा था, लगभग 100 वर्ग मीटर का। वहां दर्जनों लोग बैठे थे। जब उन्होंने आदित्य और दादाजी को आते देखा, सब चुप हो गए। ओहो, यही है नया दामाद। 6 महीने बाद आज दर्शन हुए। एक 50 साल की औरत आगे बढ़ी, फिर एक जोड़े की ओर मुड़कर बोली, भाई साहब, भाभी जी, आप लोगों ने तो दामाद को छुपा ही लिया था। औरत की बात सुनकर सबके होंठों पर हल्की हंसी तैर गई। वो बुआ जी जानबूझकर ताना मार रही थी, साफ था कि उनका मकसद नीचा दिखाना था। सभी की निगाहें आदित्य की ओर गईं, और उसके पहनावे को देखकर सभी के चेहरे पर उपेक्षा का भाव उभर आया, खासकर एक ज्यादा मेकअप की हुई युवती के चेहरे पर जो मानो मजाक उड़ाने के अंदाज में मुस्कुरा रही थी। वो तीसरी जोड़ी, जिनका जिक्र उस महिला ने किया था, आदित्य की ओर देखकर खामोशी से आह भरते हुए कुछ निराश और असहाय से लगे। वो मेरी चाची हैं, प्रिया ने आदित्य के कान में फुसफुसाया। आदित्य ने सिर हिलाकर इशारे में समझा दिया। शादी के बाद प्रिया ने आदित्य को अपने परिवार के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। प्रिया के दादा जी के 3 बेटे और एक बेटी थे। सबसे बड़े थे अमरनाथ, दूसरे थे विमलनाथ, तीसरे थे विनायकनाथ प्रिया के पिता, और सबसे छोटी थी बुआ सुजाता। अभी जो महिला बोली थी, वो थी अमरनाथ की पत्नी, यानी कि प्रिया की बड़ी चाची, जिनका नाम था यामिनी। आदित्य के मन में ख्याल आया, लगता है इस परिवार में भी अच्छी खासी राजनीति चलती है। लेकिन आदित्य को यामिनी की व्यंग्यपूर्ण बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। पर उसकी यह बेपरवाही कुछ लोगों को खटकने लगी थी, खासकर प्रिया के माता पिता और दादाजी को, जिनके चेहरे गंभीर हो गए। भाभी की बातों का बुरा मत मानना, विनायकनाथ के बगल में बैठी सुजाता ने फुसफुसा कर कहा, जिस पर उन्होंने सिर हिलाया। क्या आप मेरे जीजाजी हैं, आदित्य? तभी एक प्यारी सी आवाज गूंजी। एक नन्ही सी गुड़िया जैसी लड़की, जिसकी उम्र कोई 11-12 साल रही होगी, आदित्य के पास आई, उसका हाथ पकड़ा और मासूमियत से पूछ बैठी। ये लड़की सुजाता की बेटी थी, नन्ही सोनल। खास कारणों से उसने अपने पिता का नहीं बल्कि मां का उपनाम अपनाया था। सोनल केवल खूबसूरत ही नहीं, बल्कि एक असाधारण प्रतिभा की धनी थी। यूनिवर्सिटी लेवल के विषय भी वह पल भर में समझ लेती थी। लेकिन सबसे अलग थी उसकी रहस्यमयी सोच और ठंडी सी, मगर गहरी दृष्टि। यहां तक कि घर के बुजुर्ग भी उसकी नजरों से बचने की कोशिश करते थे। आदित्य को उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्यारी सी बच्ची उससे इतनी आत्मीयता से मिलेगी। उसने प्यार से उसके गालों को छूते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारा जीजाजी हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनल है, मैं 11 साल की हूँ। क्या मैं आपको भैया कह सकती हूँ? बिल्कुल, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद सोनल ने कुछ ऐसा कहा जिससे पूरा कमरा सन्न रह गया। भैया, आपको नहीं लगता कि ये लोग सब मूर्ख हैं? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर कोई बड़ा व्यक्ति ये कहता तो शायद बहस या झगड़ा भी हो जाता। लेकिन ये बात एक 11 साल की बच्ची के मुंह से सुनकर सब लोग सन्न रह गए। प्रिया भी हैरान थी।
वो जानती थी कि सोनल बहुत अलग है, लेकिन इतनी बेबाक। आदित्य ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों? सोनल ने मासूमियत से पूछा। क्योंकि मूर्ख कहना अपमान है। और जब तक तुम किसी को पूरी तरह हरा नहीं सकती, तब तक अपमान नहीं करना चाहिए। और ये लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं। चाहे वो सच में जैसे भी हों, खुलकर ऐसा कहने से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। मतलब, मैं सोच सकती हूँ लेकिन बोल नहीं सकती। सोनल ने चमकती आंखों से पूछा। बहुत समझदार हो तुम, आदित्य ने हंसते हुए कहा और उसके गाल हल्के से खींच दिए। कमरे में बैठे सब लोगों के चेहरों के रंग बदलने लगे थे। उन्हीं में से एक मेकअप से सजी धजी युवती, जो प्रिया की चचेरी बहन थी, नाम था मालविका, गुस्से से बोली। बहुत बदतमीजी है आदित्य, हमारी मौजूदगी में हमें ही मूर्ख कह रहे हो। वो प्रिया से जलती थी क्योंकि हमेशा हर बात में उससे पीछे रह जाती थी, चाहे पढ़ाई हो या खूबसूरती। और अब जब प्रिया की शादी आदित्य से हुई, जिसे वो बेकार समझती थी, तो उसे लगा ये उसकी जीत है। बस करो, अब बात को यहीं खत्म करो। घर के मुखिया दादाजी ने सबको शांत किया। सभी चुप हो गए और फिर भोजन के लिए बैठने लगे। आदित्य सोनल का हाथ पकड़कर टेबल की ओर बढ़ा और प्रिया उनके साथ आई, लेकिन सोनल ने प्रिया का हाथ नहीं थामा। वो आदित्य और अपनी माँ के बीच बैठी। आज का दिन खास था, प्रिया की माँ किरण का 50वां जन्मदिन। माँ, हम दोनों भी आपको एक साथ विश करते हैं, आप हमेशा जवान रहें। प्रिया और आदित्य ने खड़े होकर जाम उठाया। किरण ने दोनों की तरफ देखा, आदित्य पर नजर गई और फिर अपनी सुंदर बेटी पर, और एक हल्की सी थकी मुस्कान के साथ बोली, तुम दोनों खुश रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। प्रिया ने माँ के दिल की बात समझ ली और आदित्य के करीब आकर बैठ गई। बहुत अच्छा, बेटा। आदित्य, मेरी बेटी अब तुम्हारे भरोसे है। उसका ख्याल रखना। चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आदित्य ने सिर झुकाकर जवाब दिया, लेकिन मन ही मन वो जानता था कि इस रिश्ते की शुरुआत कुछ अलग ही रही थी। 3 राउंड ड्रिंक्स के बाद, वह भारी मेकअप वाली महिला, जिसने पहले आदित्य को डांटा था, खड़ी हुई। उसने अपने बैग से एक खूबसूरत डिब्बा निकाला और किरण को थमाते हुए बोली, तीसरी मामी, ये मेरा जन्मदिन का तोहफा है आपके लिए, बस एक छोटी सी भेंट। उम्मीद है आप स्वीकार करेंगी। किरण उठकर उपहार लेने लगी, बार बार कहती जा रही थी, अरे मालविका बच्ची, इतना खर्च क्यों किया? तीसरी मामी, खोलकर देखिए तो सही, मालविका आपके लिए क्या बढ़िया चीज लाई है। किसी ने हंसी में कहा और बाकियों ने भी उत्सुकता दिखाई। सभी के आग्रह पर किरण ने डिब्बा खोला, और जैसे ही खोला, कई महिलाओं की सांसें थम गईं। ये तो डियोर का स्पेशल लिमिटेड एडिशन मेकअप सेट है, और वो भी पूरा सेट। हाँ, मैं तो कब से इसे ढूंढ रही थी, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1000 सेट्स हैं, अब तो इसकी कीमत लाखों में चल रही है। कीमत तो कोई बात नहीं, असली चीज है मालविका का अपनापन तीसरी मामी के लिए। उसी वक्त, एक नीले फेरागामो सूट में सजा धजा नौजवान आराम से अपनी वाइन का ग्लास घुमाता हुआ बोला। वो नौजवान बेहद स्मार्ट था और उसमें एक प्रभावशाली आभा थी। वो था विनायक नाथ का बेटा, विवेक, जो अभी अभी विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। आदित्य का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया, क्योंकि जब से वो इस घर में आया था, पहली बार इस बंदे ने कुछ कहा था। और सबसे बड़ी बात, आदित्य को लग रहा था कि इस शालीन दिखने वाले शख्स की बातों के पीछे कुछ और मतलब छिपा था। विवेक की बात सुनकर बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। सही भी था, तोहफे की कीमत भले ही ज्यादा हो, लेकिन भावना सबसे ऊपर थी। भैया, अब आप तो मुझे शर्मा ही दोगे, मालविका ने मुस्कुराते हुए कहा और जानबूझकर प्रिया की ओर देखा। ये तोहफा तो मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ से है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोस्ट पर है। डियोर के साथ उनकी डीलिंग है, तो आसानी से मिल गया। ओह, तो बात ये है। लगता है छोटे भाई को अब एक और दमदार दामाद मिलने वाला है। सबसे बड़े भाई विनय ने हंसते हुए कहा, और विनोद और उसकी पत्नी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। केवल विनायक नाथ और उनकी पत्नी थोड़े असहज दिखे। इस वक्त, शर्मा परिवार के कई लोग अपने दामाद आदित्य की ओर देख रहे थे, उनकी निगाहों में हिकारत साफ झलक रही थी। प्रिया भी अब थोड़ी नाराज हो रही थी। उसे साफ समझ आ रहा था कि ये सब आदित्य को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है, भले ही थोड़ा चालाकी से।
भले ही वो आदित्य से भावनात्मक रूप से जुड़ी नहीं थी, लेकिन वो उसके कानूनी पति थे, और उससे भी बड़ी बात, प्रिया समझती थी कि ये सब दिखाने के लिए आदित्य को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन असली निशाना वो खुद थी। आखिरकार आदित्य से उनका कोई हित टकराता नहीं था, लेकिन प्रिया ने जब से शर्मा ग्रुप की कमान संभाली थी, तब से कई लोगों के हितों को टक्कर दी थी, खासकर विनय के परिवार के। वो हमेशा चाहते थे कि विवेक कंपनी की जिम्मेदारी ले, क्योंकि वो सबसे बड़ा पोता था। लेकिन जब से प्रिया ने कंपनी संभाली थी, उसने ऐसे परिणाम दिए थे जो किसी ने सोचे भी नहीं थे, और दादाजी के समर्थन के चलते वे सत्ता की होड़ में हार गए थे। अब शायद उन्होंने सुना कि उसकी शादी हुई है, और एक बार फिर से उम्मीदें पाल लीं। इसी वजह से विवेक को वापस बुलाया गया। लेकिन प्रिया अब वो कंपनी छोड़ने को तैयार नहीं थी, जिसे उसने 2 साल में खून पसीने से सींचा था। ये केवल पावर या पैसा नहीं था, ये उसका करियर था, उसका सपना। उसकी शादी के कारण आदित्य का इस तरह अपमान होता देख प्रिया को थोड़ी ग्लानि हुई। उसने अनायास ही आदित्य की ओर देखा, लेकिन वो तो शांत बैठा खाना खा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस हालत में भी वो बिल्कुल सामान्य लगा। प्रिया सोचने लगी कि ये आदमी या तो बहुत ढीठ है या फिर सब कुछ देख समझ चुका है और अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल प्रिया ने पहले वाला मानना बेहतर समझा। उसे अपनी ओर देखते पाकर आदित्य मुस्कुराया और धीमे से बोला, लगता है तुम्हारे दिन अब मुश्किल में आने वाले हैं। प्रिया चौंक गई। उसे अंदाजा नहीं था कि आदित्य सब समझ चुका है। उसकी आंखों में भ्रम था। 6 महीने साथ रहने के बावजूद ये आदमी अब भी रहस्य बना हुआ था। इसी बीच विवेक खड़ा हुआ। चेहरे पर एक आदर्श सज्जन जैसी मुस्कान थी, और उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने खुद ही डिब्बा खोला। एक चमचमाती चांदी जैसी नेकलेस बाहर आया। मामी, मैं तो सीधा सादा आदमी हूँ, मेरा तोहफा शायद मालविका जितना सोच समझ कर नहीं लाया गया हो, लेकिन उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। फिर उसने वो डिब्बा किरण को सौंप दिया। लेकिन बाकी नौजवान रिश्तेदारों की आंखें फैल गईं। भैया, इस हार का हीरा तो मेरे गिफ्ट को भी फीका कर रहा है, मालविका ने हल्की शिकायत के साथ कहा। हीरा देखो कितना बड़ा है, कट, चमक, सब कुछ परफेक्ट है। 4-5 लाख से कम का नहीं होगा, किसी ने चकित होकर कहा। किरण, जो एक साधारण परिवार से थी, भले ही अब वर्षों से शर्मा परिवार में थी, फिर भी सादगी और विनम्रता उनमें बनी रही थी। इतनी महंगी चीज सुनकर तुरंत बोली, विवेक, ये तो बहुत महंगा है, मामी इसे नहीं ले सकती। विनायक नाथ, जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, उन्हें भी ये गिफ्ट अनुपयुक्त लगा। उन्हें तो पहले ही लगा था कि मालविका का गिफ्ट ज्यादा था, लेकिन पत्नी की खुशी देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब ये हार देखकर वो और भी असहज हो गए। मामा मामी, हम सब परिवार वाले हैं। पैसे की बात करना औपचारिकता है। ये आपके भतीजे की सच्ची भावना है। क्या आप उसका दिल तोड़ना चाहेंगे? विवेक ने मुस्कुराते हुए डिब्बा फिर से किरण की ओर बढ़ा दिया। किरण ने अपने पति की ओर देखा। उन्हें लग रहा था कि कुछ सही नहीं है। पहले जब परिवार में जन्मदिन होते थे, तोहफे अक्सर 1000-2000 के होते थे। 10-20 हजार हो जाए तो बहुत माना जाता था। लेकिन आज तो मालविका और विवेक दोनों ने बेशकीमती गिफ्ट दिए थे, जिससे उन्हें ये सोचने में परेशानी हो रही थी, लें या ना लें। तभी सबसे बड़े भाई विनय बोले, छोटे भाई, बच्चों का प्यार है, ले लो। वैसे भी विवेक तो अभी विदेश से लौटा है, और अब तो प्रिया को कंपनी में इसके लिए कोई जगह देखनी पड़ेगी। बिल्कुल छोटे भाई, किरण, इतना संकोच मत करो। जब विवेक और प्रिया साथ में कंपनी चलाएंगे, तो शर्मा ग्रुप नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसे तोहफे की क्या औकात है उसके सामने। विनय की पत्नी यामिनी भी मुस्कुराकर बोली। आदित्य मन ही मन हंसा। अब असली खेल शुरू हो रहा था। अभी तो बस विवेक को कंपनी में जगह देने की बात हुई थी, और अब सीधे उसे प्रिया के बराबर बैठा दिया, और उसका नाम भी प्रिया से पहले लिया गया। यहाँ तक कि आमतौर पर ईमानदार और सरल स्वभाव वाले विनायक नाथ और उनकी पत्नी को भी अब समझ आ गया था कि सबसे बड़े भाई का परिवार दरअसल सत्ता हथियाने की कोशिश में है। शर्मा परिवार के बाकी सदस्यों की प्रतिक्रियाएं देखकर वे समझ गए थे कि सबसे बड़े भाई के परिवार ने पहले ही सबको अपने पक्ष में कर लिया था, शायद कुछ लाभ का वादा भी कर दिया होगा। लेकिन जब सबसे बड़े भाई का परिवार इस हद तक बात कर चुका था, तो अब मना करना भी अनुचित लगता। बस एक ही चिंता थी, ये सब उनकी बेटी के लिए कठिन हो सकता है। इसीलिए वे उसकी ओर देखने लगे। माँ पापा, ये बड़े भैया का सद्भाव है, आप स्वीकार कर लीजिए, प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जहां तक बड़े भैया के कॉर्पोरेशन में काम करने की बात है,
मैं जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करूंगी और उन्हें तुरंत सूचित कर दूंगी। प्रिया जानती थी कि राघव का कॉर्पोरेशन में शामिल होना तय था, यहाँ तक कि दादाजी भी इसका विरोध नहीं कर पाते। इसलिए उसने सोचा क्यों न पहले ही पहल कर ली जाए और खुद को उदार दिखाया जाए। चंद शब्दों में ही प्रिया ने ये साफ कर दिया कि अब फैसला लेने की ताकत उसके पास है। तो फिर बहुत धन्यवाद छोटे राघव, इतने कीमती तोहफे के लिए। किरण ने आखिरकार हार मानकर हार का डिब्बा वापस ले लिया। इसके बाद कई अन्य युवा सदस्य भी अपने अपने तोहफे लेकर आए, जिन्हें किरण ने एक एक कर स्वीकार किया और सबको धन्यवाद दिया। हम छोटे लोगों के तोहफे तो बस औपचारिक हैं, असली दिलचस्पी तो नए दामाद के तोहफे में होगी, किसी ने कहा। आदित्य, अपना तोहफा निकालो जरा, सबकी नजरें तुम्हारे तोहफे पर हैं, राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पर उसकी आंखों में एक नुकीली चमक थी। हाँ, आदित्य, चलो दिखाओ क्या लाए हो तीसरी मामी के लिए, किसी और ने भी ताना मारा। मैं तो कहता हूँ दामाद जी का तोहफा सबसे कीमती निकलेगा, बड़ी उम्मीदें हैं, कोई और बोला। शर्मा परिवार के सदस्य मजाक कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में उपहास साफ झलक रहा था। सबकी निगाहें आदित्य पर थीं, मानो तमाशा शुरू होने ही वाला हो। उनके अनुसार आदित्य की हालत देखकर ये साफ था कि उसके पास तोहफा नहीं होगा, और अगर कुछ होगा भी, तो शायद कुछ दिखाने लायक नहीं। प्रिया असहज हो गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव अचानक ऐसा सवाल उठाएगा। और उसे पूरा भरोसा था कि आदित्य ने कोई तोहफा तैयार नहीं किया होगा, क्योंकि वह जानती थी आदित्य के पास पैसे नहीं थे। प्रिया खुद को कोसने लगी, उसे पहले ही आदित्य के लिए कोई तोहफा तैयार कर लेना चाहिए था, ताकि आज ये शर्मिंदगी न उठानी पड़े। लेकिन इसमें पूरी गलती उसकी भी नहीं थी, दोनों का रिश्ता इतना ठंडा था कि वह अपने पति के बारे में सोचती तक नहीं थी। प्रिया ने तो अपनी माँ को एक दिन पहले ही एक महंगी मसाज चेयर गिफ्ट कर दी थी, इसलिए आज उसके पास देने को कुछ नहीं था, वरना शायद वह आदित्य को बचा लेती। दादाजी, शर्मा परिवार के मुखिया, ने पूरे माहौल को देखकर समझ लिया था कि सबसे बड़े भाई का परिवार आदित्य को जानबूझकर सबके सामने नीचा दिखाना चाहता है, ताकि उसी बहाने विनायक नाथ के पूरे परिवार को नीचा दिखाया जा सके। और यह सब कुछ सिर्फ शर्मा ग्रुप की चेयरपर्सन कुर्सी को लेकर हो रहा था। आखिर प्रिया एक महिला थी और उसका पति बेकार समझा जाता था, ऐसे में उसका चेयरपर्सन बने रहना बाकी लोगों को नागवार था। दादाजी को भी आदित्य की असली पहचान नहीं पता थी, वे हमेशा उसे एक गरीब आम इंसान ही समझते थे। लेकिन उन्होंने आदित्य और प्रिया की शादी कराने का जो अटल निर्णय लिया था, उसके पीछे एक बड़ा कारण था। जब प्रिया छोटी थी, उसे एक अजीब बीमारी हो गई थी। जब वह बीमार पड़ती, तो उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता, और उसकी सांसें भी मुश्किल से चलतीं। शर्मा परिवार ने देश विदेश के नामी अस्पतालों, आयुर्वेदाचार्यों और तांत्रिकों से इलाज करवाया, लेकिन कोई भी बीमारी की जड़ नहीं पकड़ सका। जब पूरा परिवार उम्मीद छोड़ चुका था, एक रात अचानक एक तांत्रिक दादाजी के स्टडी रूम में प्रकट हुआ। उस तांत्रिक ने कहा कि वह प्रिया की बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन उसे इसके बदले पैसे नहीं चाहिए। उसका सिर्फ एक शर्त थी, जब लड़की बड़ी हो जाए, तो उसकी शादी उसके शिष्य से कर दी जाए, और यह बात गुप्त रखी जाए। दादाजी के पास कोई विकल्प नहीं था, और अगर वह तांत्रिक सच में इतना ज्ञानी था कि ऐसी बीमारी को ठीक कर दे, तो उसका शिष्य भी साधारण नहीं हो सकता। वास्तव में, उस तांत्रिक ने प्रिया का इलाज किया और उसकी बीमारी कभी दोबारा नहीं लौटी। दादाजी वचन के पक्के थे। जब आदित्य सालों बाद उस तांत्रिक की निशानी लेकर आया, तो उन्होंने बिना किसी संकोच के उस पुराने वादे को निभाया, हालांकि उन्हें आदित्य पसंद नहीं आया था। ये पुरानी पीढ़ी का स्वभाव था, उनके लिए वचन जीवन से भी बढ़कर था। पर यह सब बात सिर्फ दादाजी और उस तांत्रिक को पता थी। परिवार के अन्य लोग तो यही समझते रहे कि दादाजी ने अचानक अपनी सबसे प्यारी पोती की शादी किसी अनजान व्यक्ति से करवा दी, जैसे वे बुजुर्ग हो गए हों। जैसे ही दादाजी आदित्य को इस शर्मिंदगी से निकालने के लिए बोलने वाले थे, किरण ने खुद ही बात संभाल ली। अरे नहीं नहीं, इन दोनों ने तो 2 दिन पहले ही एक मसाज चेयर भेज दी थी। हम दोनों को बहुत राहत मिल रही है उससे। हाँ, 2 दिन की मसाज में ही मेरी पुरानी हड्डियां भी हल्की लगने लगी हैं, विनायक नाथ ने तुरंत कहा। अरे वाह, पर भाई साहब, आपने तो कल ही कहा था कि ये प्रिया का गिफ्ट था, दामाद जी का तो नाम तक नहीं लिया। रूखे अंदाज में जाहिरा दूसरे भाई की पत्नी ने कहा, और आदित्य की ओर देखती रही। अब माहौल और भी अजीब हो गया। दादाजी अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते, आदित्य खड़ा हो गया। क्या मैं माँ के जन्मदिन पर खाली हाथ आ सकता हूँ?
सब लोग सोच ही रहे थे कि मजा शुरू होने वाला है। आदित्य ने जेब में हाथ डाला। सभी चौंक गए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह मजदूर सा दिखने वाला इंसान सच में कोई तोहफा लाया होगा। प्रिया भी चकित थी, उसने नहीं सोचा था कि आदित्य ने कुछ सोचा होगा। और आदित्य के बगल में बैठी सोनल की आंखें अचानक चमक उठीं। जहां बाकी सब आदित्य को नीचा दिखा रहे थे, वह चुपचाप सब देख रही थी, और अब जब आदित्य ने प्रतिक्रिया दी, तो वह उत्साहित हो गई। जब सबने देखा कि आदित्य ने जेब से एक पुरानी, घिसी पिटी कपड़े की थैली निकाली, तो उपहास और तेज हो गया। थैली देखकर तो सबको यकीन हो गया कि इसमें कोई कीमती चीज नहीं हो सकती। प्रिया खुद भी असहज हो गई, अगर कुछ ढंग का नहीं है, तो दिखाने का नाटक क्यों? ये तो खुद ही मजाक बनने जैसा है। माँ, ये मेरा गिफ्ट है आपके लिए, आदित्य ने वह थैली किरण को दी। ठीक है बेटा, माँ इसे स्वीकार करती है, धन्यवाद। किरण ने वो थैली ले ली और रखने ही वाली थी, क्योंकि उन्हें लगा इसमें कुछ खास नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़े और दूसरे नंबर के भाइयों के परिवारों ने ऐसा होने नहीं दिया। मालविका ने हंसी दबाते हुए कहा, तीसरी मामी, जरा देखिए तो सही, नया दामाद क्या लाया है। बाकी सदस्य भी जोर देने लगे कि थैली खोलकर सबको दिखाया जाए। किरण ने आदित्य की तरफ देखा, जब उसने कोई विरोध नहीं किया, तो थैली खोल दी और उसमें से चीज निकाल ली। और उसी क्षण वह चीज इतनी तेज रोशनी से चमकी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। नीला हीरा। ये तो असल में दुर्लभ नीला हीरा है। जैसे ही राघव ने वह चीज देखी जो उसकी माँ यामिनी ने निकाली थी, वो हैरान होकर बोल पड़ा। नीले हीरे वास्तव में बहुत दुर्लभ होते हैं, इसलिए शर्मा परिवार के कई सदस्यों ने कभी इसे देखा ही नहीं था और सभी उसे देखने के लिए आगे बढ़ाए। इतना बड़ा नीला हीरा तो कम से कम 3-4 करोड़ का होगा, एक दूर के रिश्तेदार ने दबी आवाज में कहा। इतनी भारी रकम का नाम सुनते ही सभी सन रह गए। यामिनी यह सुनकर चौंक गईं और तुरंत मना कर दिया। आदित्य, ये चीज बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। भाभी, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? सुजाता ने गहराई से नजर डालते हुए पूछा। यामिनी ने वह हीरा सुजाता को दे दिया। सुजाता ने उसे कई मिनटों तक ध्यान से देखा और फिर बोली, ये साधारण नीला हीरा नहीं है, यह उच्च गुणवत्ता का हीरा है। इसका रंग, चमक और कट सब कुछ अत्यंत दुर्लभ हैं। मेरी राय में इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ होगी, और अगर नीलामी में जाए तो 20 करोड़ भी मिल सकते हैं। सुजाता की बात सुनते ही पूरे शर्मा परिवार में सनसनी फैल गई। सभी की निगाहें अब आदित्य पर टिकी थीं। ये साधारण कपड़े पहनने वाला लड़का ऐसे कीमती खजाने को यूं ही ले आया था। पूरे शहर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इतने महंगे हीरे को एक पुराने कपड़े के थैले में रखे घूमता हो। प्रिया की नजरें भी हैरानी से भर गई थीं। आखिर आदित्य के पास ऐसा कीमती हीरा आया कहां से? अगर उसके पास इतना पैसा है तो ये हर दिन ऐसे फटेहाल कपड़े क्यों पहनता है? प्रिया के मन में सवाल ही सवाल थे। तभी कोने में बैठी चुपचाप सी छोटी सी बच्ची सोनल बोल उठी। माँ, आप गलत हैं। ये सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाला नीला हीरा नहीं है, ये डीप सी ब्लू डायमंड है। सोनल की बात सुनकर सुजाता के तो आंखें ही बाहर आ गईं। डीप सी ब्लू डायमंड क्या होता है? किसी ने तुरंत पूछा। बाकी लोग भी सोनल की ओर देखने लगे। इस छोटी सी गुड़िया से ऐसी दुर्लभ जानकारी आना उन्हें ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं लगा। सोनल ने अपना सिर हल्का झटकते हुए कहा, डीप सी ब्लू डायमंड समुद्र की सतह से 3000 मीटर नीचे बनता है, हजारों लाखों वर्षों में तैयार होता है, और बेहद दुर्लभ होता है। आदित्य भैया के पास जो हीरा है, वो इस श्रेणी का सबसे श्रेष्ठ हीरा है। इसे लोग ढूंढते हैं, पर पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो इसकी कीमत क्या होगी? छोटे रोहित ने उत्सुकता से पूछा। सभी की नजरें अब सोनल पर टिकी थीं। यहां तक कि शांत स्वभाव वाले विनायक नाथ भी ध्यान से सुनने लगे। सोनल ने 3 सफेद उंगलियां ऊपर उठाईं। 30 मिलियन। इतना सुनते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे वाह, 30 करोड़। पर सोनल ने गंभीरता से कहा, मैं डॉलर की बात कर रही हूं। क्या डॉलर? 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर? अब तो पूरा परिवार ही स्तब्ध रह गया था। जैसे ही सुजाता ने ये रकम सुनी, वह हीरा लगभग गिरा ही देती, लेकिन उन्होंने उसे समय रहते थाम लिया। भरोसा करो या मत करो, मुझे क्या? सोनल ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। घर के बुजुर्ग भी अब आदित्य और सोनल को देख रहे थे, पर चुप थे, गहरी सोच में डूबे। अब यामिनी उस हीरे को ऐसे थामे बैठी थी जैसे उनके हाथ में कोई बम हो। 30 मिलियन डॉलर यानी करीब 200 करोड़ रुपए।
उन्होंने जिंदगी में इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देखी थी। आदित्य, ये चीज मैं सच में नहीं ले सकती। ये बहुत 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 कीमती है। यामिनी ने हीरा वापस कपड़े के थैले में रखा और आदित्य को लौटा दिया। इतनी कीमती चीज तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। इसे बैंक के लॉकर में रखो। आदित्य मुस्कुराया और हल्केपन से बोला, माँ, उस बच्ची की बातों में मत आना। ये असली नहीं है, मैंने इसे एक नकल की दुकान से 2000 रुपये में लिया था। बस देखने में असली लगता है। मुझे देखिए, क्या मैं किसी अमीर जैसा दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं। ये तो साफ झूठ। सोनल तुरंत बोल पड़ी, लेकिन आदित्य ने टेबल के नीचे से उसे हल्के से ठोकर मारी और आंखों से चुप रहने का इशारा किया। वो तुरंत चुप हो गई। सच में? यामिनी ने संदेह से पूछा। हाँ माँ, अगर मुझे बेच दिया जाए तो भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। आदित्य ने हंसते हुए कहा। उसकी सहजता और सादगी ने सबका शक दूर कर दिया। सबने मान लिया कि वह हीरा नकली है। मैंने तो पहले ही सोचा था, उसके पास इतना महंगा कुछ नहीं हो सकता। सही बात है, वो 2000 भी ज्यादा कह रहा है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम ईमानदार है। ईमानदार? मुझे तो लगता है, डर गया था कि कोई असली जानकार उसे पकड़ न ले। सारे शर्मा परिवार में फिर से बातचीत शुरू हो गई। जो माहौल कुछ देर पहले भारी था, अब हल्का हो गया था। पहली और दूसरी शाखा के बड़े बुजुर्गों ने चैन की सांस ली और आदित्य को फिर उसी नजर से देखने लगे, थोड़ी सी उपेक्षा भरी हुई। वहीं सुजाता और प्रिया दोनों अब भी आदित्य को बड़े गौर से देख रही थीं। उन्होंने आदित्य और सोनल के बीच का छोटा सा इशारा देख लिया था। आदित्य ने सोनल की ओर देखा, जो अब चुपचाप होंठ फुलाए बैठी थी। अरे मेरी गुड़िया, नाराज मत हो। बता, क्या गिफ्ट चाहिए? मैं अभी ला दूंगा। आदित्य ने उसका गाल सहलाते हुए कहा। सच? सोनल की आंखें तुरंत चमक उठीं। बिल्कुल। क्या मैं कभी किसी बच्ची से झूठ बोल सकता हूँ? तो फिर मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। सोनल ने सिर टेढ़ा करते हुए कहा। तुम बस एक वादा करो मेरे लिए। क्या वादा? आदित्य चौंका। अभी नहीं बताऊंगी, पर वादा करना होगा। आदित्य मुस्करा पड़ा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। तो चलो, कसम खाओ। सोनल ने अपनी नन्ही उंगली आगे बढ़ाई। आदित्य ने भी अपनी उंगली बढ़ाई और दोनों ने पिंकी स्वेयर की। पिंकी स्वेयर, पेड़ से लटक जाएंगे, 100 साल तक निभाएंगे। उसकी मासूम आवाज गूंज रही थी और सुजाता व प्रिया दूर से मुस्कराते हुए देख रही थी। जब मुस्कराती हो तो बहुत प्यारी लगती हो, वरना ऐसा मुंह बनाकर लगती हो जैसे उम्रदराज औरतें झुंझला रही हों। आदित्य ने प्रिया से मजाक किया। तेरी उम्रदराजी तेरे परिवार पर जाए। प्रिया ने झुंझला कर कहा और उसका मूड फिर बिगड़ गया। रात के 10 बजे थे और समुद्रपुर की नाइट लाइफ बस अब शुरू हुई थी। दूर दूर तक नियॉन लाइट्स टिमटिमा रही थी और दिन भर घरों में बंद रहे युवा अब सड़कों पर मस्ती करने निकल पड़े थे। कार में बैठे आदित्य ने खिड़की का शीशा नीचे किया और बाहर गुजरती लड़कियों की लंबी खुली टांगों को नजर से देखा। ये दृश्य उसकी आंखों को भाया, लेकिन उसका चेहरा फिर भी शांत था। वो असली थी, है ना? अब तक चुप बैठी प्रिया ने अचानक पूछा। क्या? आदित्य ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा। मतलब, जो नीला हीरा तुमने डिनर पर दिखाया था, वो असली था ना? सोनल ने ठीक ही देखा था, है ना? प्रिया ने हवा से बिखरे अपने बालों को ठीक करते हुए लापरवाही से कहा। तुम मानती हो? आदित्य ने उदासीनता से कहा और फिर से बाहर देखने लगा। क्या वो मानती है? प्रिया को नहीं पता था। पहले अगर कोई पूछता तो वह जरूर कहती, बिल्कुल नहीं, बट अब वो खुद भी थोड़ी उलझी हुई थी। दादाजी चाहते हैं कि मैं तुम्हें कंपनी में कोई जिम्मेदारी दिलवाऊं। कहते हैं, बिना काम के रहना ठीक नहीं। कुछ देर बाद प्रिया ने फिर से कहा। जरूरत नहीं, मैंने आज ही नौकरी पकड़ ली है। क्या? प्रिया को झटका लगा। ड्राइवर, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? इसमें क्या अजीब बात है? आदित्य ने बिना भाव बदले शीशा बंद करते हुए कहा। हाँ, गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बस, प्रिया को आदित्य के बारे में बहुत कम जानकारी थी, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ। अब जब उसे काम मिल गया था, तो प्रिया ने और कुछ नहीं कहा। इसी पल एक अजीब सी रिंगटोन बजने लगी। प्रिया हैरान रह गई, ये पहली बार था जब उसने आदित्य का फोन बजते सुना था। 6 महीने से ज्यादा साथ रहने के बावजूद उसका फोन कभी नहीं बजा। ये बहुत अजीब था। उसने आदित्य की ओर देखा, उसके चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे वो कोई भावना दबाने की कोशिश कर रहा हो। गाड़ी रोक दो, मुझे कुछ काम है।
यहीं किनारे उतार दो, आदित्य ने कहा, पर कॉल नहीं उठाया। ठीक है। प्रिया ने धीरे से कार रोकी, आदित्य को उतारा और चली गई। इतना गुप्त कॉल किसका हो सकता है? प्रिया ने मन में बुदबुदाया। वो महसूस करने लगी थी कि उसका पति अब पहले से भी ज्यादा रहस्यमय हो गया है। आदित्य ने गहरी सांस ली और फिर कॉल रिसीव किया। मुख्य संरक्षक, मुझे पता था आप मरे नहीं। मुझे यकीन था। कॉल उठाते ही एक उत्तेजित आवाज आई। मैं ठीक हूँ, वीरेंद्र। बाकी भाई लोग कैसे हैं? मंदिर का क्या हाल है? हालांकि आदित्य अतीत को भूलने की कोशिश करता रहा, पर वह उसके जीवन की मेहनत थी। कहना की परवाह नहीं करता, झूठ होता। मैं इसी बारे में बात करने को कॉल कर रहा हूँ। जब आप गायब हुए तो तानवीर ने मंदिर की कमान संभाल ली। लेकिन आपकी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाए। कल वो अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को लेकर मंदिर छोड़ गया है। तभी हम हिम्मत कर पाए आपको कॉल करने की। अगर उसे पता चल गया कि आप जिंदा हैं, तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक अफवाह है कि आपके ऊर्जा केंद्र दंती में समस्या है। क्या ये सही है? अगर हाँ, तो आप बाहर रहकर खतरे में हैं। वापस लौट आइए। आदित्य ने वीरेंद्र की चिंता महसूस की। चिंता मत करो, मुझे सब पता है। अभी मंदिर की कमान किसके पास है? क्या अब भी दैत्य प्रभारी है? हाँ, सब कुछ अभी भी आपके बनाए नियमों के तहत चल रहा है। आपकी अनुपस्थिति में दैत्य, करण और समर मिलकर कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने ही मुझे कॉल करने भेजा है। हमें हमेशा विश्वास था आप जीवित हैं। और देखो, सही निकला। लेकिन अभी सबको मत बताना कि मैं जिंदा हूं। अगर पूछें, तो कह देना संपर्क नहीं हो पाया। पर मुख्य संरक्षक, हम सब आपको बहुत याद करते हैं, खासतौर पर एना। अगर हम उसे ना रोकते, तो वो तानवीर पर खुद टूट पड़ती। उसे रोको। तानवीर अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो ताकत है, वो कोई साधारण गिरोह नहीं। वो उसे संभाल नहीं पाएगी। आदित्य का स्वर गंभीर था। वो जानता था कि ये मामला गहरा है। ऐसा संगठन जो एक साथ 5-6 उच्च स्तर के योद्धा भेज सके, बहुत शक्तिशाली होता है। मैं समझता हूँ। दैत्य और समर ने फैसला किया है कि पहले आपकी स्थिति की पुष्टि हो, फिर आगे की रणनीति बने। पर आप तो जानते हैं एना का स्वभाव। इस पर आदित्य मुस्कुरा दिया। वह जानता था पुरानी यूरोपीय शाही परिवार की राजकुमारी एना अगर बेकाबू हो जाए, तो शायद सिर्फ वही उसे रोक सकता है। कोई विशेष स्थिति हो, तो मुझे तुरंत बताना। जी, मुख्य संरक्षक। लेकिन, एक और बात है। क्या? कल जब तानवीर भागा, तो वो लैब के कई दस्तावेज भी ले गया। लगता है उसने बहुत पहले से ये योजना बनाई थी। हमें बहुत देर से पता चला। क्या? लैब के दस्तावेज चोरी हो गए? आदित्य का चेहरा तनाव से भर गया। माफ कीजिए, ये हमारी गलती थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब योजनाबद्ध था। लेकिन क्या वो दस्तावेज बहुत अहम थे? बस कुछ पुराने रिकॉर्ड्स थे। कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। कुछ जरूरी हो तो संपर्क करना। आप अभी भी वापस नहीं आ रहे। कुछ काम बाकी हैं। उसके बाद बात करेंगे, आदित्य ने कहा और कॉल काट दिया। फोन रखने के बाद आदित्य ने एक सिगरेट सुलगाई और गहरी सांस के साथ खींच ली। उसके मन में लगातार विचार उमड़ रहे थे। असल में, तुषार का दूसरों का विश्वास न जीत पाना और संगठन से बाहर होना, ये बात आदित्य पहले ही भांप चुका था। आखिरकार, नेत्र मंदिर उसने खुद खड़ा किया था, और अंधेरा और विदूषक जैसे पुराने साथी उसके साथ कई बार मौत के मुंह से लौटे थे। जरूर, आदित्य ने कभी तुषार को भाई माना था, और भेड़िया जैसे लोग भी तुषार से ठीक ठाक तालमेल रखते थे, लेकिन वह रिश्ता उस स्तर तक कभी नहीं पहुंचा। तुषार संगठन में तब जुड़ा था जब नेत्र मंदिर की नींव रखे 1 साल से ज्यादा हो चुका था, और तब तक ये नाम अंधेरी दुनिया में एक उभरते हुए तारे की तरह चमकने लगा था। अब पीछे मुड़कर सोचने पर आदित्य को शक होने लगा कि शायद तुषार को शुरू से ही किसी मकसद के लिए भेजा गया था। उसकी नज़र उस प्रयोगशाला पर थी। प्रयोगशाला की चोरी की बात सोचते ही आदित्य का सिर दर्द करने लगा। बाकी शोधों की चोरी से वो ज्यादा परेशान नहीं था, लेकिन एक चीज उसे भीतर तक बेचैन कर रही थी, मानव जीन प्रयोग का डाटा। इस प्रयोग में प्रारंभिक सफलता मिल चुकी थी, लेकिन आदित्य ने खुद उसे बंद करवा दिया था, क्योंकि उसे लगता था ये तकनीक इंसानियत के खिलाफ है। अगर तुषार और उसके पीछे खड़े लोगों का मकसद सच में वही डेटा था, तो परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते थे। इन सब विचारों से घिरा आदित्य अचानक पीने का मन बना बैठा।
संयोग से वह उस समय शहर की प्रसिद्ध बार स्ट्रीट पर ही था, और बिना कुछ सोचे नशा नाम की बार में घुस गया। अंदर घुसते ही तेज संगीत, रंगीन लाइटों की चमक और नाचती भीड़ ने उसका स्वागत किया, जहां स्त्री पुरुष अपनी छुपी हुई इच्छाओं को खुलेआम जाहिर कर रहे थे। लेकिन सबकी नजरें तब टिक गईं, जब एक मंच पर एक युवती नृत्य कर रही थी। रोशनी कम होने की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका बदन कसी हुई मुद्राओं में लहराता दिख रहा था। उसके बाल गहरे भूरे और लहराते हुए, उसकी हर हरकत में गजब की कशिश थी। आदित्य ने भी कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर बार की ओर बढ़ा और रम की बोतल मंगाई। रम दुनिया की सबसे तेज शराबों में से एक है। आदित्य ने एक घूंट में गले से नीचे उतार दिया। सीने में उठती जलन उसके दिमाग को कुछ राहत दे रही थी। इतनी तेज शराब पीने वाले लोग कम ही मिलते हैं। पीछे से एक स्त्री स्वर सुनाई दिया, धीमा लेकिन लयबद्ध और मोहक। वैसे ही जैसी सुंदर औरतें कम दिखती हैं। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा, वही युवती जो मंच पर नृत्य कर रही थी। वह मुस्कुराया और हल्के से बोला। उसने देखा कि आसपास बहुत से पुरुष उस युवती को देख रहे थे, लेकिन कोई पास नहीं आया। इससे आदित्य समझ गया कि वह साधारण महिला नहीं थी। बारटेंडर ने युवती को देखते ही निकोलस नाम की ड्रिंक थमा दी, बिना पूछे। यह उसके खास होने का संकेत था। ज्यादातर मर्द यहाँ महिलाओं को देखने आते हैं, लेकिन तुम तो जैसे सिर्फ पीने आए हो। युवती ने बाल हटाते हुए उसकी ओर देखा। क्या पता ये भी एक तरीका हो किसी से बात शुरू करने का। आदित्य ने शराब को हल्का घुमाया और मुस्करा दिया। हंसी की आवाज। तो क्या मैं तुम्हारा निशाना हूं? युवती ने शरारत से पूछा। क्यों नहीं? आदित्य ने कहा, इस बार में तुम्हारे अलावा कोई काबिल नहीं। आदित्य की नजरों की गहराई से युवती भी थोड़ा घबरा गई, लेकिन पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या फर्क पड़ता है? बस एक चीज तय होनी चाहिए। क्या चीज? तुम औरत हो, मैं मर्द। दिलचस्प। युवती ने अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम है माया। और तुम सच में हो, जैसा नाम वैसा अंदाज, आदित्य। आदित्य ने हाथ मिलाया, उसका स्पर्श ऐसा था जैसे किसी ने खून के धब्बे छुपा रखे हों। माया थोड़ी चौंकी, फिर पूछा, तुमने मेरा नाम कभी सुना नहीं? शायद तुम किसी के लिए मशहूर हो, पर मुझे क्या फर्क पड़ता है? अभी तो मैं सिर्फ एक बात में दिलचस्पी रखता हूं। आदित्य ने अपना गिलास खाली किया और फिर से भर लिया। कौन सी बात? तुम्हारे घर चलें या होटल? अगर होटल गए, तो पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। मैं कंगाल हूं। ये सुनते ही आसपास के लोग चौंक गए। सबकी नजरों में जलन और मजा देखने का भाव था। इस बंदे की हिम्मत तो देखो। लगता है ये आज पिटेगा। पिछले साल एक अमीर छोरे ने माया से छेड़खानी की थी। अगली सुबह उसकी लाश नदी से मिली थी। लगता है ये भी बाहर से आया है। अगर जानता कि ये ब्लड रोज है, तो भाग खड़ा होता। क्या पता इसे मौत भी इसी के कदमों में मंजूर हो। लेकिन माया ने कभी किसी मर्द से इतनी बात नहीं की। शायद उसे ये बंदा पसंद आ गया। हाँ, मगर ये पहनावा, इससे क्या उम्मीद? चारों ओर की बातें माया और आदित्य तक पहुंच गईं। माया ने मुस्कराते हुए पूछा, अब भी वही सोच रहे हो? बिल्कुल। तुम तो बहुत मजेदार निकले। लेकिन मुझे पाना इतना आसान नहीं। माया खुद भी हैरान थी कि इतनी बातें सुनने के बाद भी आदित्य बिल्कुल शांत है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी वाकई निडर है या कुछ खास जानता है। उसका अनुभव कहता था, ये आदमी सिर्फ किसी हुस्न का गुलाम नहीं है। इसलिए वह और जानने को उत्सुक हो गई। तो बताए, शर्तें क्या हैं? अगर आप मुझे साथ ले जाना चाहते हैं, तो आपके पास वो काबिलियत होनी चाहिए। कम से कम, मुझे हरा तो सकें। औरत मर्द में मुकाबला कैसा? मैं तो मानता हूं कि मेल मिलाप ज्यादा बेहतर होता है। आदित्य के इतना कहते ही भीड़ में ठहाके गूंज उठे, लेकिन तान्या ने गौर किया कि आदित्य के चेहरे पर न तो शर्म थी और न ही असहजता। देखिए, अगर आपने अपनी काबिलियत नहीं दिखाई, तो ये लोग भी नहीं मानेंगे। या फिर, क्या आप डर गए हैं, मिस्टर आदित्य? तान्या ने इरादतन उकसाते हुए कहा, और अपनी उंगलियां धीरे से आदित्य के सीने पर फिराईं, जिससे बाकी मर्दों के मन में जलन सी उठी। इस तरह की चुनौतीबाजी मुझ पर असर नहीं करती, आदित्य ने शांत भाव से कहा, लेकिन अगर आप मुकाबला चाहती हैं, तो ठीक है। किस में करना है? यहाँ बार में है, तो जाहिर है कि शराब से जुड़ा कुछ हो। पीना हो, या कॉकटेल बनाना, या कुछ और, फैसला आप करें। तान्या ने आत्मविश्वास से अपने बाल पीछे झटकते हुए कहा, और उसमें आत्मविश्वास था भी। पीने की बात करें, तो एक महिला से जीतना मेरी शान के खिलाफ होगा।
तो कॉकटेल बनाना ही सही, आदित्य ने सहजता से कहा। ये पागल हो गया है क्या? रक्तगुलाब से कॉकटेल में भिड़ेगा? इस आदमी को शायद नहीं पता कि रक्तगुलाब का कॉकटेल लेवल क्या है। पिछली बार तो एक इंटरनेशनल मिक्सोलॉजिस्ट को धो दिया था उसने। यहाँ तक कि उसने राजधानी में महेश वर्मा से भी मुकाबला किया था, जिसे भारत का कॉकटेल किंग कहा जाता है। लगता है इस बंदे की तो शामत ही आ गई है। अगर कुछ और होता तो फिर भी थोड़ी उम्मीद होती, लेकिन कॉकटेल में तो कोई चांस नहीं है। आपने सुना ही है सबका, क्यों ना कुछ और चुन लें। तान्या ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ आदित्य की ओर देखा। कोई जरूरत नहीं, जल्दी निपट जाए तो असली काम पर आ सकें, आदित्य ने तान्या के बदन को निहारते हुए कहा। इस तरह किसी पुरुष की निगाहों में खुद को देखकर तान्या थोड़ा विचलित हुई, पर फिर खुद को संभाल लिया। लगता है मिस्टर आदित्य को अपने ऊपर बहुत भरोसा है। बराबरी के लिए क्यों ना हम एक ही कॉकटेल बनाएं। आप बताएं, कौन सी? अभी लोगों को आपको रक्तगुलाब कहते सुना। और वैसे भी ब्लड रोज नाम की कॉकटेल भी होती है, उसी से कर लेते हैं। सभी दर्शक स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरों पर व्यंग्य उभर आया। उन्हें पता था कि रक्तगुलाब सिर्फ तान्या की सुंदरता या उसकी निडरता की उपमा नहीं, बल्कि उसकी सिग्नेचर कॉकटेल का नाम भी है। ये सुनकर तान्या भी हंस पड़ी। क्या वाकई इस आदमी को पता है कि उसने उसी कॉकटेल को चुना है जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है? तो चलिए शुरू करते हैं। तान्या बार के पीछे चली गई। आदित्य भी उसके साथ। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। भीड़ भी पास आ गई। आखिर रक्तगुलाब को लाइव कॉकटेल बनाते देखना किस्मत की बात थी। जैसे ही तान्या ने सामग्री जुटानी शुरू की, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अब वो एक कलाकार की तरह संजीदा दिख रही थी। सभी सामग्री को नाप तौल कर व्यवस्थित करके वह अपने अंदाज में काम करने लगी। बीच बीच में आदित्य की ओर देखा, जो अब तक सिर्फ हाथ बांधे उसे निहार रहा था। ये कर क्या रहा है? अभी तक एक बोतल तक नहीं छुई। कहीं इसे कुछ आता वाता तो नहीं? कॉकटेल बनाना क्या इतना आसान है कि कोई बस देखकर सीख जाए? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तान्या का चेहरा भी अब चिढ़ा हुआ सा दिखने लगा। अगर बनाना नहीं जानते तो घूर क्या रहे हैं? तान्या ने नाराजगी से पूछा। खुद बनाना उबाऊ लगता है, एक खूबसूरत लड़की को बनाते देखना कहीं ज्यादा मजेदार है। आदित्य ने मुस्कराकर कहा, पर उसकी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटी। तान्या ने उसकी बात को अनदेखा किया और अपने काम पर ध्यान लगाया। उसकी उंगलियों की नरमी और उसकी चाल का लचीलापन देख हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ ही देर में तान्या ने ग्लास जोर से बार पर रखा। लाइट्स बंद कर दो। बत्ती गुल होते ही लाल रंग की चमकदार कॉकटेल पर सबकी निगाहें टिक गईं। ये बदल रही है, देखो, कोई चिल्लाया। ग्लास के बीच का रंग गहरा लाल होता गया, जबकि चारों ओर हल्का एक गुलाब की आकृति उभरने लगी। ये तो कला है, जादू है। भीड़ मंत्रमुग्ध थी। तो बताए, हार मानते हैं या नहीं? तान्या की आवाज अब सख्त थी। मिस तान्या, शर्त अभी भी वैसी की वैसी है ना? अगर मैं जीतूं तो आप मेरे साथ चलेंगी? आदित्य ने सिगरेट सुलगाए और मुस्कुराया। बिल्कुल, लेकिन आपका बनाया कॉकटेल कहाँ है? यही तो है। आदित्य ने काउंटर पर रखे उसी ग्लास की ओर इशारा किया। ये क्या मजाक है? ये तो तान्या ने बनाया है। इससे बड़ा झूठा और घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। भीड़ गुस्से में भर गई। लेकिन तभी आदित्य मुस्कुराया और उसने उस ग्लास को धीरे से झटका दिया, जिसमें ब्लड रोज मिला था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सुनने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करें। अब ये लिंक न्यू इंटरनेट डिस्क्रिप्शन में